अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में भी जो ज्वाला थी वो याद कर लें। नमस्कार, मैं तृप्ता, कल्चरल एम्बेसडर फ्रॉम जोन आरएसपुरा से आप सबका डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इस आजादी के पीछे न जाने कितने ही वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी और न जाने कितने ही माओ के सुपुत्र हंसते हंसते इस देश पर मर मिटे। कई सैनिक इस जंग का हिस्सा भी बने। इसी उपलक्ष्य में आज मैं आप सबको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रही हूं जो न केवल एक सीनियर सिटीजन है बल्कि भारतीय सेना के नायक व 1947, 1962, 65 और 1971 की जंग के भागीदार भी रहे। और आप हैं कैप्टन जनक सिंह जी। तो मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने हमारे देश की स्वतंत्रता जंग में अपना खूब योगदान दिया और तब से लेकर के आपने 4 लड़ाइयां जो हैं वो आपने खुद जमीन स्तर पर देखी। तो हम आपके जो योगदान है और आपका जो देखा हुआ सारा एक्सपीरियंस है उन सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा एक परिचय दे दें कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम। जी सर। मैं ऑनरी कैप्टन जनक सिंह 1 जुलाई 1928 को श्रीमती पूर्ण कौर और सरदार जनक सिंह के घर में, सरदार गोपाल सिंह के घर में पैदा हुआ। मेरा जन्म स्थान गांव सतवाल, तहसील बिंबर, जिला मीरपुर, जो कि अभी पाकिस्तान के कब्जा में है था। और स्कूल एजुकेशन पूरी करने के बाद मैंने अम्बाला जाकर खुद, उस वक्त पाकिस्तान का एरिया जो साथ लगता था वो था गुजरात डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, और गुजरात रेलवे स्टेशन से गाड़ी पर बैठकर अम्बाला ज्वाइन किया। और वहाँ मेरे ताया का एक लड़का था जो कि अच्छा हॉकी का भी खिलाड़ी था, और उसने कहा कि आप फौज में भर्ती हो जाओ, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो हमारे एरिया से लोग थे वो आर्मी में ही थे। नेवी और एयरफोर्स में कहीं कहीं कोई भर्ती हुआ था। तो मैं वहाँ भर्ती हो गया 25 मई 1946 को। और उस वक्त मेरी उम्र जो है 18 साल से भी कोई 5 हफ्ते कम थी। उस समय 17.5 साल का भर्ती होने का आर्डर था। तो भर्ती हो गया, और भर्ती होने के बाद अपनी ट्रेनिंग हासिल की, बेसिक ट्रेनिंग जो कि हर सिपाही को दी जाती है। हासिल करने के बाद अपना काम जो है वो करना शुरू कर दिया। जी सर। अच्छा, ठीक। तो आपने आर्मी, इसका मतलब आपने फिर 47 की लड़ाई जो है वो, हाँ, 1947 में लड़ाई भी देखी, बल्कि खुद भी जो गुजरात के अटैक थे उसमें फंस गए। अम्बाला से हमारे कमांडरों ने कहा कि जो अपने घर वालों को निकाल सकते हैं वो जाकर निकाल लाओ। कुछ उन्होंने जगह जगह के लिए गाड़ियाँ भी दी, लेकिन हर जगह पर गाड़ी पहुँचनी जो है मुश्किल थी। सड़कें नहीं थी, जंगलात के लिए भी थे। तो आपने पता किया, और घर वाले जिस जगह पर इकट्ठे थे उस जगह पर गए, वहाँ जाके उनका पता किया। लेकिन पता क्या करना था कि खुद गुरेलाल के अटैक में फंस गए। गुरेलाल ने अटैक करने शुरू कर दिए, और गुरेलाल के अटैक में जगह जगह पर अटैक हुए। फिर हम जो है पहले जम्मू की ओर को चले, लेकिन आगे से बड़ा ज़बरदस्त अटैक हुआ। फिर वापस जाना पड़ा,
वहाँ जाके फिर नौशहरा की साइड से जो रास्ता एक पैदल जाता था, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा काफिला आया और वो आके नौशहरा के पास पहुंचा, सड़क के ऊपर। नौशहरा के ऊपर सड़क पहुंचने के बाद वहाँ आर्मी अपनी थी। पहले तो शक पड़ा कि कहीं पाकिस्तान की आर्मी ना हो, लेकिन जब हमने सिख फौजी देखे तो हमने कहा कि ये तो अपनी आर्मी है। वहाँ पहुँचे, वहाँ आर्मी ने उन लोगों को खाने का बंदोबस्त भी किया और सहायता भी दी, और यहाँ तक कि जम्मू तक पहुँचाने का बंदोबस्त भी किया। जब जम्मू में पहुँच गए तो फिर अपने अपनी तरफ को जैसे लोग आए वैसे वहाँ गए और अपने अपने काम पर चले गए। ठीक सर। तो सर आप गुरिल्ला कह रहे हैं कि गुरिल्ला हाँ। वॉर हुई, सर नाम गुरिल्ला क्यों पड़ा, मतलब गुरिल्ला अटैक हम क्यों कहते हैं, कुछ आइडिया बताएं आप? वो जो लड़ाई है, जी जी जी। उस अटैक को, लड़ाई को गुरिल्ला वार कहते हैं। अच्छा। वो अटैक करते हैं गुरिल्लों की तरह, घुस जाना ठीक, और ठीक। मारपीट जो है हाँ, करना, जान मार देना। मतलब गुरिल्ला की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो उसी की कैरेक्टरिस्टिक को उन्होंने अपनाया, हाँ। तो इसलिए उसका नाम पड़ा। और इसीलिए उसका नाम जो है गुरिल्ला वार पड़ा। ठीक ठीक। तो वो गुरिल्ला समझते थे आसान काम था उनके लिए, हाँ। वो घुस जाते थे बीच में, तो गुरिल्ला वार शुरू हो गई थी। ठीक। और उस गुरिल्ला वार में ही फंसे हुए फिर लोग कई जगह मारे भी गए। बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह हमने देखा। एक सरदार था गंडा सिंह, ठीक। उसके दो भाई, ठीक। एक भाई कैप्टन था हरि सिंह, ठीक। दूसरा भाई कैप्टन करण सिंह, ठीक। और उसका जवाई जो था मेजर वजीर सिंह था, फौज में थे। ठीक। लेकिन वहाँ वो ऐसी जगह पर पहुँचे कि कोई वहाँ अमदाद पहुँचनी जो है मुश्किल थी। जो साथ थोड़ी ज़्यादा राजे की फौज थी, कोई 2-4 आदमी रह गए थे, बाकी जगह जगह पर मारे गए थे, ठीक। तो वो कुछ नहीं कर सके। ठीक। और वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए, और जो निकल आए आगे वो बच गए। ठीक। तो मतलब आम जनता को बहुत परेशानी, आम जनता को बहुत परेशानी परेशानी थी, खाने की तो परेशानी सर थी। जैसे कुछ लोग, कुछ के रिश्तेदार पाकिस्तान में ही रह गए, कुछ कुछ रह के गए। इधर रह गए, तो फिर वो बाद में कुछ जो भी हमारे काफिले से कुछ लोग निकले। एक आदमी कहने लगा कि मैं इस एरिए का बहुत जानकार हूँ, ठीक। तो मैं नौशहरा ले जाऊँगा ठीक। एकदम। लेकिन वो ऐसा भूला कि वो रास्ता ही भूल गया। रास्ता भूल गया तो वो सारे के सारे उनके काफिलों के आके चढ़ गए, जो कि काफिले उस वक्त मारपीट कर रहे थे। तो उनकी मारपीट में फंसने के बाद उन्होंने क्या किया कि जैसा कि बुराई चलती है, जितने जेंट्स थे जी। वो सब मार दिए, अच्छा। और लड़कियां और औरतें जो हैं वो पकड़कर पाकिस्तान में ले गए। ठीक। बाद में उनका कोई पता नहीं चला कि वो किधर गई और किधर क्या हुआ क्या नहीं। ठीक। मतलब आज आकर के आम जनता बड़ी ज्यादा हाँ, मुश्किलों का सामना बहुत करना मुश्किलों पड़ा। का सामना था। तो वही जो हम देखते हैं, जैसे मूवीज हैं तो उसमें भी ये देखते हैं कि कोई सामान किसी का छूट रहा है, कोई हाँ। रिश्तेदारी छूट रहा है, छूट रहा है। मतलब सिर्फ उस टाइम अपनी जाने बचाने की थी जान- और सब अपनी स्वाय जान बचाने जाने के के और कोई और कुछ चाहना नहीं, कुछ नहीं था। ठीक। तो मतलब इतनी ज्यादा जो हिंदू मुस्लिम में एक वो एक दूसरे नफरत के प्रति थी। नफरत ज्यादा पैदा हो, है ना, वो बड़ी ज्यादा नफरत थी। पैदा हो गई थी। ठीक। और इंडिपेंडेंट एक्ट में ये था कि राजे महाराजे फ्री थे, खा वो पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान में रहें, इंडिया में रहें, जहाँ इंडिपेंडेंट रहें। ठीक। लेकिन इंडिपेंडेंट रहना इसलिए मुश्किल था कि इनके पास इतनी फोर्स नहीं थी, जो कि पाकिस्तान की उस वक्त की फोर्स उन्होंने गुरेला बनाकर बना के रख। सिविल कपड़ों में घुसेड़ दी थी। अच्छा, वो सिविल कपड़ों में वो सिविल करते कपड़ों थे। में थे। मतलब वो यूनिफॉर्म में नहीं होता, ना। फिर कैसे पता चल जाता हाँ, है ना, फिर हाँ। तभी ज्यादा नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान इस इसी वजह वजह से से। ठीक। अच्छा सर, फिर जो 1947 की लड़ाई थी और जो बाद की लड़ाइयाँ हुई तो काफी वेपन्स का भी फर्क पड़ा, हाँ। जो वो थे, तो उस टाइम जो है मेन हथियार क्या होते थे आपके? उस वक्त जो मेन हथियार हैं, जी। पहले तो राइफल है, ठीक। उसके बाद जो है मार्टर हैं, ठीक। 2 इंच मार्टर थी, 3 इंच मार्टर थी। ठीक। उसके बाद गन है, ठीक। जो कि आर्टिलरी यूज करती है। ठीक। टैंक्स हैं, ठीक। जो कि अपना ये यूज करते हैं। अच्छा,
आर्मियाँ जी, हुई, जी। टैंक जी, टैंक होंगे, जी जी तो वो सब चलती थी। जी लेकिन जो तब्दीलियाँ आई हैं वो सिर्फ आई हैं कि कुछ मॉडर्न हुए हथियार। वैसे जो सिस्टम है वो तो- वो लगभग वही है, जी इन्फेंट्री, हाँ जी आर्टिलरी, हाँ जी और उसके बाद जो है वो ये टैंक जी जी वगैरह जी जी यही चलते थे। ठीक ठीक। तो सर तब की लड़ाइयों में, आपकी लड़ाइयों में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। अब तो न्यूक्लियर वॉर्स हो गए हैं। हाँ। तो अब तो जो एक भी वो डाल दें तो सब हाँ, तबाही, अभी तो बहुत फर्क आ बहुत गया। फर्क पड़ गया। ठीक है, तो आपने जो 62 और 65 की लड़ाई लड़ी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जो 62 की लड़ाई हुई जी उस वक्त इंडिया को कुछ इतना पता नहीं था कि चाइना इतना धोखा देगा। जी जी चाइना के साथ दोस्ती बिताते थे ठीक और अपने प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी चौ एन लाई के साथ बड़ी दोस्ती रहते थे। ठीक लेकिन उन्होंने धोखा किया, धोखा करके खासकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, असम से आगे का एरिया जो है ठीक वहाँ जो है अटैक करके कब्जा कर लिया। ठीक चाइना ने बाद में अंग्रेज़ों ने और ब्रिटिश ने, अमेरिकनों ने ठीक ये पाकिस्तान को कहा कि आप लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। उनकी तरफ से यकीन मिलने पर कि पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा तो इन्होंने थोड़ा उसका सामना किया और कुछ गिरगित वगैरह के एरिया में कामयाबी भी हासिल की। ठीक। तो ऐसे ही 1950 पहले नंबर पर अपने बुजुर्गों से ज़रूर सलाह लो, उनके कहने पर चलो। कभी भी कोई बुजुर्ग जो है ये नुकसान नहीं चाहता कि उसके युवा जो है तंग हों या देश को तंगी हो, लेकिन जब हम गलत काम करते हैं तो उसका नुकसान जो है होता है। तो गलत काम ना करें, गलत काम की तरफ ना जाएं, चोरी, डकैती और इस किस्म के जो गंदे काम हैं उनमें कभी हिस्सा ना लें। हिस्सा लेने पर उनका साथ न दें और देश की तरक्की के लिए हमेशा वफादार रहें। तो आप उनको ये भी संदेश जरूर देना चाहेंगे कि आर्मी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो है सेवा वो इसी से हो सकती है। आर्मी का इसलिए ज्वाइन करना पड़ता है, ये एक डिसिप्लिन की लाइन है। जी जी बिल्कुल डिसिप्लिन में बन जाते हैं। बिल्कुल जैसा कि पढ़े लिखे आदमी को पता ही है कि अमेरिका में आर्मी सर्विस या आर्मी बोर्ड सर्विस एक ज़रूरी है। अगर वो नहीं की हुई तो वो कोई काम नहीं देते, क्योंकि आदमी डिसिप्लिन सीख जाता है। जी बिल्कुल डिसिप्लिन सीख जाता है तो मुल्क का वफादार हो जाता है। मुल्क का वफादार होगा तो नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो वही डिसिप्लिन जो है वो आप में दिखता है सर। हाँ। आज भी आप इस कंडीशन में इतनी अच्छी सेहत लेकर के आप हमसे बात कर रहे हैं और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, सेहत की भी भगवान की दया है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, आपने बच्चों को संदेश दिया। तो भगवान करे आपकी जो है ये सेहत संदेश आगे जरूर बिल्कुल पहुंचाएं। सर बिल्कुल आपका जो है संदेश बिल्कुल हम आगे पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की हमारे सीनियर सिटीजन और एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि 1947 से लेकर के 1974 तक जिन्होंने अपने जो है देश की सेना में जो है अपना योगदान दिया था। और जाते जाते मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, तो एक छोटी सी लाइन जो है वो ज़रूर कहना चाहूँगी। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन।